नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवेया फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो है थिन एंडोमेट्रियम, मतलब बच्चेदानी की झिल्ली पतली है। इसके क्या कारण है, ये क्यों होता है, कितना एंडोमेट्रियम चाहिए होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज हम इन्हीं सभी बातों के बारे में बात करेंगे। ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गर्भाशय का मॉडल है, यूट्रस का मॉडल है। यूट्रस जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 परतों का बना होता है। जो बाहर की लेयर होती है उसको हम सिरोसा कहते हैं, जो मध्यम लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। सो ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये 3 परतों का बना होता है, बेसल, मिडिल एंड सुपरफिशियल। जो बेसल लेयर होती है वो हार्मोनली एक्टिव लेयर होती है, मतलब जैसे जैसे अंडा बनेगा वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, वो बेसल लेयर पे एक्ट करेगा और उसके सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे और वो मोटा बनाएंगे झिल्ली को। जब ये अंडा फूटता है तो ये एक दूसरा हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन होता है। वो प्रोजेस्टेरॉन इस मोटी लेयर के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इम्प्लांटेशन के लिए, यूट्रस को रेडी करने के लिए होता है। अगर सपोज हम जानना चाहते हैं कि बच्चेदानी की झिल्ली हमारी कितनी है, तो पीरियड के 12वें से 14वें दिन स्कैन करके अगर हमारी झिल्ली 7 मिलीमीटर या उससे ऊपर है तो इसको हम अच्छा मानते हैं। अगर अंडा अच्छा बन रहा है तो 18 मिलीमीटर का फॉलिकल है आपका 12वें से 14वें दिन, और झिल्ली की परत आपकी 8 से 12 मिलीमीटर है, दैट मीन्स सब कुछ ठीक है। जब हम झिल्ली को चेक करते हैं, हम ना सिर्फ थिकनेस चेक करते हैं, हम उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, वो उसमें इकोस कहीं ज़्यादा तो नहीं है, पूरी सफ़ेद तो नहीं है, उसके अंदर कहीं कोई पॉलिप तो नज़र नहीं आ रहा, उसकी ब्लड सप्लाई कैसी है। 4 जोन्स में उसको डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अगर ब्लड सप्लाई जोन 4 तक पहुंचती है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा एक सवाल ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि झिल्ली पतली क्यों हो जाती है, उसके क्या कारण है। झिल्ली पतली होने का प्रमुख कारण जो है वो इन्फेक्शन है। कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कोई और रीज़न जिसकी वजह से झिल्ली में इन्फेक्शन हो गया है या कुछ अडेजन्स बन गए हैं तो वो झिल्ली पतली दिखाई देती है। एक महत्वपूर्ण कारण है ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या किसी को फैमिली में हुआ है या आपका कभी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो डैमेज सीवियर नहीं हुआ है तो ट्रीटमेंट के बाद ये झिल्ली वापस से ठीक भी हो सकती है। इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिसमें हम बायोप्सी लेकर के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और टीबी के बैक्टीरिया के लिए हम उसको चेक करते हैं। अगर वो पॉजिटिव ना भी आए तो कई बार अपीयरेंस के हिसाब से हमें टीबी का, अगर हमें कोई हिस्ट्रोस्कोपी में कोई ग्रैनुलोमेटस अपीयरेंस दिखा है तो हमें कई बार टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है पेशेंट के लिए। एक और महत्वपूर्ण कारण होता है पतली झिल्ली होने का, वो होता है अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो सफिशिएंट सिक्रीट नहीं कर पा रहा तो भी ये झिल्ली बहुत पतली होती है। कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट में भी एंड्रोजन लेवल हाई होने की वजह से ये झिल्ली पतली दिखाई देती है। अगर कोई सेप्टम है या कोई एडहेजन्स है तो भी ये झिल्ली पतली हो सकती है, बट इस सब को हम हिस्ट्रोस्कोपी करके चेक कर सकते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि क्या पतली झिल्ली के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सही मायनों में एक आप ये समझिए कि झिल्ली जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रेगनेंसी को आगे ले जाने का। जो एम्ब्रियो है वो उसी में इम्प्लांट होता है। अच्छी ब्लड सप्लाई होना, अच्छा ब्लड फ्लो होना एक लाइव प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे रिसर्चेस ने ये बताया है कि अगर झिल्ली की मोटाई 6 मिलीमीटर या उससे कम है, आइडियल हम 7 मिलीमीटर मानते हैं, लेकिन कुछ केसेस में 6 मिलीमीटर में भी प्रेगनेंसी देखी गई है। लेकिन अगर झिल्ली की मोटाई 7 मिलीमीटर से कम है या उसमें ब्लड फ्लो कम है तो आपके लाइव प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि अच्छा थिकनेस होना, ब्लड फ्लो अच्छा होना, 7 मिलीमीटर से ऊपर मोटाई होना बहुत ज़रूरी है लाइव प्रेगनेंसी के लिए। तो क्या हमें हार मान लेना चाहिए अगर झिल्ली पतली है? नहीं,
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं उसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्रोस्कोपी। अगर आपकी लाइनिंग बहुत पतली है या उसके अंदर कहीं कोई पॉलिप या एडिशंस नज़र आ रहे हैं तो एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर कैमरा अंदर डालते हैं और अंदर से कैविटी को देखते हैं, क्लीन करते हैं और कई बार उसके बाद लाइनिंग अच्छी हो सकती है। अगर उसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का वो ठीक करने के लिए अपने शरीर पे काम करना चाहिए। अगर उसका कारण एग क्वालिटी है कि एग सफिशिएंट सिक्रीट नहीं कर पा रहा तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है प्रोगाइनोवा चैलेंज टेस्ट, जिसमें हम अच्छी मेडिसिन दे करके प्रोगाइनोवा और हम आपका मोटाई चेक करते हैं और वो कई बार ठीक आ जाती है। कई बार जो झिल्ली की पतलापन होना कई बार आइट्रोजेनिक होता है, मतलब आपने कोई बहुत समय तक ओसी पिल्स लिए हैं या आपने कोई क्लोमिड नाम की दवाई खाई है, साइफेन अगर आपने लिया है, क्लोमिफेन सिट्रेट अगर आपने लिया है तो कई बार वो झिल्ली को पतला कर देती है। उस केसेस में हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं उसकी थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हमने हिस्ट्रोस्कोपी भी किया और टीबी का ट्रीटमेंट भी दिया और उसके बाद भी झिल्ली इम्प्रूव नहीं हो पा रही है तो कई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर आता है GCSF। GCSF मीन्स एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जिसको हम झिल्ली बनाने के समय पे 2 से 4 बार अंदर यूट्रस के अंदर डालते हैं और उससे झिल्ली इम्प्रूव हो जाती है। दूसरी चीज़ है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसमें से प्लेटलेट सेल्स को एक्टिवेट करके सेपरेट करके यूट्रस के अंदर डालते हैं। ये भी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने का काम करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें सिलेक्टिव हैं। कुछ पेशेंट्स में ये काम करती हैं, कुछ पेशेंट्स में ये काम नहीं करती हैं। आजकल एक और चीज़ चल रही है जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। इसके अंदर हम बोन मैरो से स्टेम सेल निकालते हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो जहाँ पे भी डाले जाएं वो वहाँ का काम लेना शुरू कर देते हैं और उसको ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो अगर सपोज़ अगर आपकी झिल्ली पतली है और इम्प्रूव नहीं कर पा रही है तो हम स्टेम सेल थेरेपी भी कर सकते हैं लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ केसेस में इसके साथ भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है, बट ये सभी केसेस पे लागू नहीं होता है। आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए कि क्या ये आपके लिए बेहतर है। कुछ हर्बल प्रिपरेशंस भी आती हैं जो लाइनिंग को इम्प्रूव करती हैं। ऐसा हम एक साइंटिस्ट के साथ हम ये प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं जो कि हर्बल चाइनीज़ मेडिसिन्स हैं जिसको हम देते हैं पेशेंट्स को लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अगेन कुछ पेशेंट्स में ये काम करता है, कुछ में ये काम नहीं करता है। कुछ नेचुरल तरीके जो आप कर सकते हैं अपनी झिल्ली को थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए या ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, वो है वॉक, योगा और एक्सरसाइज। इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो ये सब तो आपको करना ही चाहिए। कम से कम आधा घंटे वॉक, कम से कम 10 से 12 सेट सूर्य नमस्कार, ऐसी एक्सरसाइजेज जो ब्लड फ्लो इंक्रीज करती हैं जेनाइटल्स को। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, लेग्स को बैठ करके मूव करना या ऊपर लेट करके साइकिलिंग करना, ये सब कुछ आप अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि कुछ लोग रिकमेंड करते हैं और हमने कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट देखी भी है, वो है एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। ये भी किया जा सकता है आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए। सो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये सब कुछ ट्राई कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और बहुत केसेस में हमें इससे सफलता भी मिलती है। अगर आप रूटीन HRT ट्राई कर रहे हैं और उससे आपको सक्सेस नहीं मिला है तो कई केसेस में हमने देखा है कि प्रोगाइनोवा हाई डोज देने के बाद भी झिल्ली अच्छी नहीं बनती है क्योंकि कुछ लोगों को वो सूट नहीं करती है। ऐसे केसेस में आप नेचुरल साइकिल IVF भी करा सकते हैं जिसमें हम नेचुरल तरीके से एक अंडा देते हैं, एक अंडा बनाते हैं, वो अंडा हार्मोन सिक्रीट करता है और वो लाइनिंग पे एक्ट करता है और लाइनिंग बेटर हो जाती है। पेशेंट्स को अगर हम बाहर से मुंह से दवाई दे रहे हैं तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको कभी कभी वो एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं हो पाती, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से अंडा बन रहा है और वो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो वो लाइनिंग पे प्रॉपर एक्ट करता है और कई केसेस में लाइनिंग इससे बेहतर हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फिर भी सब कुछ करके भी आपको लाइनिंग इम्प्रूव नहीं हो पा रही है तो आपको कई बार सरोगेसी पे जाना पड़ता है। आजकल एक और एडवांसमेंट हुई है यूट्रस रिप्लेसमेंट की, बट अभी स्टिल वो रूटीनली यूज़ में नहीं आया है। अगर आप थिन एंडोमेट्रियम के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या आप इससे संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको गिनाई ये सभी हमारे पास मौजूद हैं, बट आपके लिए क्या ये उचित हैं, क्या आपको ये फ़ायदा देंगी, ये जानने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। नमस्कार, डॉक्टर निशा भटनागर, अवेया फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर।